हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी और आपका IBPS AFO का अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग आपका प्री का एग्जाम जो है 24 या 31 की डेट पर हो सकता है इन दिसंबर। उसी के एक महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। अब मेंस के एग्जाम के बेसिस पे ही जो आपकी फाइनल मेरिट फॉर्म होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री पे तो ध्यान दें ही, उसके बाद मेंस पे बहुत अच्छा स्कोर करें। ठीक है, अब मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको एक बार एनालाइज करें और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करें। उसी के लिए हमने क्या किया है कि आज आपके लिए जो 2021 का मेंस का एग्जाम था IBPS AFO का, उसका हम क्वेश्चन पेपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Starting with the first question. The first question says, Akiochi disease in rice is due to the toxicity of. हमें पता है कि जितने भी मेजर जो हमारे क्रॉप्स हैं लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन और जो इवन फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनके जो मेजर डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है। आपको इसी में जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एक्योची डिजीज इन राइस। इट्स बेसिकली अ डिसऑर्डर दैट हैपेंस ड्यू टू दी टॉक्सिसिटी ऑफ H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है प्लांट में। क्या होता है, प्लांट का जो लोअर पोर्शन होता है दैट इज रूट वाला सिस्टम, वो उसमें रॉटिंग होने लगती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें रॉटिंग हो जाती है। ये हेल्दी प्लांट है एंड दिस इज दी रॉटन वन, जिसमें एक्योची डिजीज की वजह से ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ H2S एक्योची डिजीज हो गया एंड उसकी वजह से रॉटिंग हो गई है रूट्स में। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट सेज टू रिड्यूस द फर्टिलाइजर यूज गवर्नमेंट हैज डिक्रीज द यूरिया बैग साइज फ्रॉम 50 kg टू -kg। ये लास्ट ईयर न्यूज में था कि गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे जो एरियाज हैं फार्म इंडिया में, जहाँ फार्मर्स क्या है, जितना रिकमेंडेड रेट है यूरिया का, जितना रिकमेंडेड चाहिए होता है नाइट्रोजन प्लांट में, उससे ज़्यादा वो एप्लीकेशन कर रहे थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो यूरिया का बैग का साइज जो होता है वो रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, ये न्यूज़ में था लास्ट ईयर। इसका आंसर क्या था, 45 kg। 45 kg का बैग लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पेपर में आया। अब इस साल की न्यूज़ हो सकती है और जो भी अभी करंट में चल रहा है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आ रही है दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर अभी रिसेंटली इस पे ये रिलीज की गई है स्कीम। इसके अंडर क्या है कि जितने भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हैं लाइक यूरिया है, DAP है, वो सब एक ही ब्रांड के अंडर क्या होंगे, एक ही ब्रांड के अंदर सेल होंगे। इट विल बी भारत नाउ, भारत ब्रांड के अंदर, मतलब भारत यूरिया, भारत DAP के नाम पे ये सब सेल होंगे। ठीक है, दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस ईयर। ओके, then moving on to the question number 3, it says Pusa Nanna variety of papaya is developed by। आपको वेराइटी जो इम्पॉर्टेंट होती है लाइक जो थोड़ी डिस्टिंक्ट होती हैं वेराइटीज, वो भी आपको याद करके जानी है। लास्ट ईयर जैसे पपाया पे आया था, पूसा नन्हा की क्या क्वालिटी है दैट ये बहुत ही छोटे प्लांट में, मतलब जनरली जो पपाया प्लांट होते हैं उनकी हाइट बहुत टॉल होती है। ठीक है, बट पूसा नन्हा जो होता है इसकी हाइट कम होती है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग ऑफ दीज पपाया इज इजियर। ठीक है, ये कैसे डेवलप की गई थी, इट वाज डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वेज से जो न्यू वेराइटीज होती हैं वो डेवलप की जाती है। इट कैन बी थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, इसमें पूसा नन्ना
म्यूटेशन के थ्रू डेवलप की गई थी। Then we have question number 4 that says Muga silkworm is reared on which of the following tree species? So India में we know majorly we have 4 types के जो silkworm rear किया जाता है, ठीक है। मूगा है, then we have mulberry, then we have एरी silk and we have टसर silk, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो सिल्क वॉर्म है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट्स में रियर किए जाते हैं एंड इंडिया इज फेमस फॉर दिस सिल्क, ओके। अब मूगा सिल्क जो है वो मेनली आसाम में ग्रो किया जाता है एंड और सारे जो ये सिल्क हैं दीज आर वाइट इन कलर, वेयर जो मूगा सिल्क होता है ये गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि ये कौन सी ट्री स्पीशीज पे ग्रो किया जाता है। सो इट इज सोम एंड सोआलू। सोम एंड सोआलू जो ट्री स्पीशीज होती है उनमें मूगा सिल्कवॉर्म को रियरिंग की जाती है, ठीक है। Then moving on to question number 5, it says major characteristic symptoms of stem borer in rice. So as I said कि जितने भी important cereal crops हैं, जितने भी important horticultural crops हैं, उनके diseases and insect pest आपके लिए बहुत ही important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो और कुछ करे ना करे बट ये वाले जो मेजर डिजीजेस एंड मेजर पेस्ट है उनको आप जरूर कवर करके जाइएगा। सो इसमें पूछा गया है स्टेम बोरर इन राइस। स्टेम बोरर के लिए के सिम्टम्स पूछे जाते हैं। जो स्टेम बोरर है व्हेन इट अटैक्स द प्लांट इन वेजिटेटिव स्टेज, तो उसमें क्या होता है, डेड हार्ट फॉर्मेशन होती है। डेड हार्ट कैसे होता है, जो स्टेम बोरर होता है वो बोर करता है थ्रू दी स्टेम, ठीक है। स्टेम के थ्रू वो बोर करके नीचे जाता है एंड फ्रॉम द बेस इट कट्स दी प्लांट एंड उसकी वजह से क्या होता है वो आप इजीली अप्रूट हो जाता है। जो जैसे ही आप वेजिटेटिव फेज में जब प्लांट में वो अटैक करता है तो जैसे ही आप ये स्टेम को अगर आप उठाएंगे तो वो आपको डेड हार्ट फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कि वो इजीली अप्रूट हो जाता है एंड आपके उसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो वहां से वो कटा हुआ रहता है, ठीक है। वेयरएज अगर ये स्टेम बोरर हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में अगर अटैक करता है प्लांट को तो फिर वाइट हेड फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जितनी भी उसके ग्रेन्स होते हैं वहां से वो सैप को सक कर लेता है, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स हो जाते हैं वो वाइट इन कलर अपीयर होते हैं, ठीक है। Then moving on to the next question, question number 6, which says which instrument is used to determine the adulteration of water content in milk. So मिल्क में भी नो अलग अलग टाइप का अडल्ट्रेशन होता है। मेजरली जो अडल्ट्रेशन होता है वो होता है वाटर की वजह से, ठीक है। सो वाटर का कंटेंट अगर हमें जानना है कि कितना है मिल्क में, सो वी यूज फॉर दैट वी यूज लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर डेंसिटी मेजर करता है, बेसिकली इट मेजर्स द डेंसिटी। देन वी ऑल्सो हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स हियर जिसका हम डिस्कस कर सकते हैं। सो लैक्टोस्कोप क्या करता है, क्रीम का अमाउंट पता करता है कि मिल्क में कितना क्रीम का अमाउंट कितना है, वो लैक्टोस्कोप से करते हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। देन एनेमोमीटर जो है दैट मेजर्स द विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए वी यूज एनेमोमीटर। देन हाइड्रोमीटर ये होता है रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड okay. Then moving on to the next question, question number 7, it says keeping in view the interest of sugarcane farmers, the Cabinet Committee of Economic Affairs has approved FRP, fair and remunerative price of sugarcane for sugar season 2000। अब से ये लास्ट ईयर था 2020 21-22 के लिए, इस बार हमने इसको चेंज कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। इट इज फॉर 22-23। सो इस बार FRP सी देर आर 22 क्रॉप्स जिनके लिए MSP डिसाइड होता है एंड 1 क्रॉप जिसके लिए FRP दैट इज
फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए हर साल डिसाइड होता है। एंड डिसाइड कौन करता है? लाइक CACP जो है वो रिकमेंड करती है, एंड देन कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज CCEA। इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो CCEA जो होती है वो अप्रूव करती है FRP और MSP, और CACP उसको रिकमेंड करती है, ठीक है। सो हर साल वी हैव 22 क्रॉप्स के लिए MSP डिसाइड होती है, खरीफ और रबी सीजन दोनों सीजन के लिए। जो खरीफ सीजन है, जब सोइंग होती है खरीफ क्रॉप्स की, उससे पहले ही खरीफ सीजन की MSP आ जाती है, एंड सेम गोज फॉर रबी सीजन, ठीक है। सो शुगर केन, इस बार का जो शुगर केन का FRP है दैट इज 305 रुपीज, 305 रुपीज पर क्विंटल फॉर द रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। नाउ व्हाट इज दिस रिकवरी रेट? रिकवरी रेट मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ शुगर केन से हमें कितना शुगर हम रिकवर कर सकते हैं। सो इट इज 10.25% रिकवरी रेट के लिए 305 रुपीज पर क्विंटल है। ऑल्सो लास्ट ईयर कितना था? इट वॉज 290 रुपीज पर क्विंटल फॉर एट 10% रिकवरी रेट। 10% रिकवरी रेट पे 290 रुपीज का लास्ट ईयर का, ठीक है। इस साल इट इज 305. Then moving on to question number 8, it says which of the following methods is not related directly to gene transfer. So gene transfer हम किस चीज के लिए करते हैं? To see कोई भी अगर कोई एक क्रॉप है या उसकी कोई वैरायटी है जिसमें कि किसी एक डिजीज के लिए रेजिस्टेंस डेवलप है, तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक को अपनी डिजायरेबल वैरायटी के लिए, जो कि कल्टीवेटेड वैरायटी है, उसमें हम ट्रांसफर करते हैं उसको, ठीक है। सो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ये कौन सा इसमें से मेथड है जिससे हम जीन ट्रांसफर नहीं करते हैं? सो DNA ट्रांसमिशन से होता है पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। एक इसमें क्या होता है, गोल्ड के पार्टिकल्स वी यूज फॉर ट्रांसफरिंग द जीन। देन टिश्यू कल्चर, माइक्रो इंजेक्शन में भी हम ऐसे ही जीन ट्रांसफर करने का ही ये एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोपोरेशन भी है। टिश्यू कल्चर जो है इसमें नहीं होता है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, यू कैन सी हियर, हम इसमें एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट होता है जो प्लांट हमारा होता है उसका एक पोर्शन, एक टिप वाला जो पोर्शन होता है, वहां से हम थोड़ा सा प्लांट ले लेते हैं जिसको कि हम यूज करते हैं सो एज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, ठीक है। प्लांट की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्स में, दैट इज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी है प्लांट में, जिसकी वजह से एक एक्स प्लांट से हम एक नया प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर इज द वन मेथड जिससे जीन ट्रांसफर नहीं होता है। Then moving on to question number 9, it says by which of the following tests it can be determined whether milk pasteurization is done or not. So milk pasteurization basically क्या प्रोसेस होती है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मिल्क में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। सो ये की जाती है बिफोर सप्लाइंग। जो भी आपके पास पैक्ड प्रोडक्ट आते हैं, पैक्ड मिल्क जिसमें आता है, तो उस मिल्क को पहले पास्चराइजेशन किया जाता है उसका, सो एज टू किल ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है। सो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि वेदर मिल्क में पास्चराइजेशन किया गया है कि नहीं? सो इट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट। ओके, moving on to the next question, the question number 10th, it says Kurg is a commercial variety of which plantation crop? So Kurg कौन से plantation crops? ये सारी plantation crops है, इनमें से किसकी variety होती है? It is the variety of coffee. कॉफी की एक one of the famous variety है। कुर्ग एक जगह भी है,
ठीक है, उसी के नाम पे वेराइटी है कॉफी की, वहां पर कल्टीवेशन होता है उसका। Then moving on to the question number 11, it says oil content present in groundnut. So groundnut हमारी one of the major oil seed crop है, ठीक है, उसमें oil content पूछा गया है, ठीक है। So इसमें होता है around 44 to 52% इसमें oil present होता है। अच्छा, ग्राउंडनट का एक मेजर जो इसे डिस्टिंक्ट बनाता है और क्रॉप्स से, वो होता है इसमें गोनोफोर फॉर्मेशन। गोनोफोर फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर लगते हैं, मतलब जो एरियल पार्ट होता है शूट प्लांट का जो होता है वहां पर फ्लावर्स लगते हैं, एंड देन वहां से गोनोफोर फॉर्मेशन होता है। लाइक ये फ्लावर है, जब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है फिर इसमें गोनोफोर फॉर्मेशन होता है। फ्लावर के जो एंड वाला पोर्शन है वहां से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर एक गोनोफोर फॉर्मेशन होती है, एंड देन पेग फॉर्मेशन ये ग्राउंड में करता है। मतलब ये जो फ्रूट होता है इसमें, वो ओव्यूल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है नीचे, यहाँ पर पेग फॉर्मेशन होती है, फिर उसके अंदर ये इसके कर्नल्स बनते हैं, ठीक है। सो गोनोफोर इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लाइक फीचर ऑफ ग्राउंडनट। Then coming to question number 12, question number 12 says drought purpose breed of cattle. So cattle की mainly दो type की breeds होती है, one which are milch cattle and the other ones are the drought, और एक तीसरी होती है that is dual, ठीक है। सो मिल्च वाले कौन सी होती है, जिनमें की जो फीमेल काउज होती है वो अच्छी प्रोडक्टिव मिल्क प्रोड्यूसर होता है, ओके। देन ड्रॉट पर्पस होती है जिसकी जो फीमेल्स होती है इतनी अच्छी मिल्क प्रोड्यूसर नहीं होती है, बट उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं दे आर गुड फॉर ड्रॉट पर्पस। ड्रॉट पर्पस मतलब कि डिफरेंट लाइक काम करने के पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। वेयर इज डुअल आर दी वंस जिनकी जो फीमेल काउज होती है बहुत अच्छी मिल्क हील्डर होती है, वेयर एज द मेल काउंटर पार्ट्स आर वेरी गुड फॉर ड्रॉट पर्पस, ठीक है। सो यहाँ पर ड्रॉट पर्पस ब्रीड कैटल पूछा गया है। सो इसमें से जो गिर, रेड सिंधी एंड साहिवाल है दे आर गुड मिल्च एनिमल्स, ठीक है। कृष्णा वैली इज गुड फॉर सॉरी दिस इज गुड फॉर ड्रॉट पर्पस, ड्रॉट पर्पस के लिए, एंड थार पारकर जो होती है वो डुअल पर्पस के लिए यूज, ओके। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट। अब जो कैटल्स थे उसमें तो मिल्च और ड्रॉट पर्पस के लिए दो पर्पस थे, अब गोट्स में क्या पर्पस होता है, इट इज मीट एंड द अदर वन इज मिल्क, ठीक है। सो बेसिकली वी यूज गोट फॉर मिल्क एंड मीट। सो इसमें क्या है, डुअल पर्पस, जमुनापरी इज द डुअल पर्पस, मतलब इट इज गुड फॉर मिल्क एज वेल एज मीट, वेयर एज ब्लैक बंगाल और मारवाड़ी जो है ये मीट के लिए यूज होता है, एंड बैतूल इज गुड एज डुअल पर्पस वैरायटी, ठीक है। Then moving on to the question number 14. Question number 14 says, see you can see कि animal husbandry से बहुत सारे questions आए हैं, so you also need to focus on animal husbandry वाला जो part है, आप उसको neglect नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि सिर्फ crop production से ही question आते हैं फिर horticulture वाला ही portion important होता है। Animal breeding and animal husbandry is equally important. So the question says curled toe disease in poultry is caused by the deficiency of which vitamin? So poultry जो होती है उनमें one of the major disease है curled toe disease। में क्या होता है, जो toes होते हैं वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं, एंड द चिक कैन नॉट वॉक, और द चिकन स्पेशली जो छोटे छोटे चिक्स होते हैं उनमें बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो उनमें it happens due to deficiency of vitamin B2। विटामिन B2 की deficiency से this happens, okay। Then question number 15 is queen of milk।
Queen of milk breed among the following goat breeds. Which one of the following breeds is queen of milk? मतलब गोट का मिल्क जो होता है, मतलब गोट की ब्रीड्स में से कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको क्वीन ऑफ मिल्क कहते हैं? सो इट इज सानेन. ठीक है, सानेन इज बेसिकली इट्स अ स्विस ब्रीड, मतलब कि ये एग्जॉटिक ब्रीड है, स्विट्जरलैंड से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गुड प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, यू कैन से. ठीक है, then moving on to question number 16. Question number 16 says adiabatic dehumidification will lead in dash humidity and dash in temperature. So adiabatic dehumidification, adiabatic क्या होता है? Adiabatic is there is no transfer of heat. हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा. एंड डी-ह्यूमिडिफिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमिड जो कंडीशंस है, मतलब कि मॉइस्चर है जो, उसको हटा दिया है, दैट इज रिमूव्ड. ठीक है, सो इसमें क्या होगा? विल लीड इन डैश इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी में ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिक्रीज, क्योंकि ह्यूमिडिटी को हटा दिया, मॉइस्चर को हटा दिया, दैट इज डी-ह्यूमिडिफिकेशन. and dash in temperature. So there is no transfer of heat. मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगा. There is no transfer of heat, मतलब there is increase in heat as the process goes on. So there will be बाहर रिलीज होगा हीट, लेकिन वो हीट जो है बाहर की सराउंडिंग्स में ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, so that process is known as adiabatic. So there will be increase in temperature. So the correct would be the C1, decrease in humidity and increase in temperature. Then moving on to the question number 17, which of the following bring ease in adoption of zero till system? So zero till system क्या है? एक टिलेज सिस्टम जिसमें कि हम सारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस होते हैं उनको बहुत रिड्यूस कर देते हैं. इट ओनली रिमेन्स कि सिर्फ जो सीड बेड को प्रिपेयर करने का, मतलब कि सीड जो रो है उसको सिर्फ ओपन करने के लिए वी गो फॉर टिलेज ऑपरेशंस. उतना ही हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सिर्फ सीड बेड को सीड जो रो है उसको ओपन करने के लिए ही हम सिर्फ टिलेज करते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड जीरो टिल सिस्टम. सो जीरो टिल सिस्टम बेसिकली हम जनरली जो होता है वीट में, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में हम अभी आजकल प्रोमिनेंटली यूज कर रहे हैं. और भी क्रॉप्स में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बट दिस वन इज द वन जिसमें मेजरली हम यूज कर रहे हैं जीरो टिल सिस्टम का. सो जीरो टिल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें वीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है. ठीक है, वीड्स जो इंटर रो स्पेसेस हैं, बिकॉज टिलेज ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, सो वहां पर कंडीशंस ऐसी होती है कि इंटर रो स्पेसेस में जो पेरेनियल वीड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती हैं. सो हमें इसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा हेल्प करेगी जीरो टिलेज सिस्टम को अडॉप्ट करने में? दैट विल बी हर्बिसाइड. इसमें हर्बिसाइड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स होते हैं उनको हम मेजरली यूज करते हैं टू किल द वीड्स. Then moving on to question number 18. Question number 18 says indicate a plant for boron deficiency in soil. So soil में अलग अलग हमारे बेसिकली 17 जो होते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना. इसमें वन ऑफ द मेजर वंस इज बोरॉन. दिस इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है. ओके, सो इसके लिए क्या पूछा गया है? इंडिकेटर प्लांट. इंडिकेटर प्लांट मतलब कि अगर
सॉइल में डेफिशिएंसी हो गई इन बोरॉन की, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा प्लांट है जो सबसे पहले सिम्टम्स शो करेगा, दैट वी टेक एज इंडिकेटर प्लांट. सो इसका है सनफ्लावर. सनफ्लावर इज द indicator plant for boron deficiency. Then moving on to question number 19, it says which of the following ameliorate is cost effective and easily available for the reclamation of sodic soils. Sodic soils कौन सी होती है? The ones which have sodium salts. इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें और salts नहीं होते हैं, और भी सारे salts होते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, बट मेजरली जो होते हैं वो होते हैं सोडियम के सॉल्ट्स. ठीक है. सो इसमें पूछा गया है कि हम सोडिक सॉइल्स के रिक्लेमेशन के लिए क्या यूज करते हैं. सो वी यूज जिप्सम. जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2. ठीक है. सो सोडियम को रिप्लेस कर देता है यहाँ पर कैल्शियम, एंड देन वो उसका रिक्लेमेशन हो जाता है. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, इट सेज रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड इन विच सॉइल. सो रॉक फॉस्फेट इज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, और रॉक फॉस्फेट से हम बहुत सारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं. ठीक है. सो कौन सी सॉइल में रॉक फॉस्फेट जनरली यूज करना चाहिए? सो इट इज यूज्ड इन एसिडिक सॉइल. एसिडिक सॉइल्स में क्या होता है कि पीएच लो होता है. ठीक है. एसिडिटी की वजह से पीएच लो होता है, और उसकी वजह से जो रॉक फॉस्फेट होता है दैट इज इजियर टू सॉल्युबलाइज करके ये फॉस्फोरस रिलीज कर देता है. ठीक है. सो देयरफॉर दैट्स व्हाई वी यूज रॉक फॉस्फेट इन एसिडिक सॉइल्स. Then question number 21, which says which of the following is silk cotton tree. So silk cotton tree इसमें पूछा गया है. silk cotton tree, if you can see in the picture, ये होती है. इसमें जो flowers you can say और fruit जो है उसमें ऐसे formation होती है. silk मतलब जैसे cotton का प्लांट होता है उसमें ऐसे कॉटन लगी होती है, वैसे इसमें सिल्क कॉटन इसे बोलते हैं. ठीक है. सो सिल्क कॉटन कौन सी ट्री है? कपूक. कपूक इज नोन एज सिल्क कॉटन ट्री. ओके. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which fish can be easily grown in brackish water with quick growth rate and can tolerate the fluctuations in temperature. So brackish water क्या होता है? Brackish water is the salty water. ओके. तो इनमें से कौन सी जो फिश है दैट कैन क्विकली ग्रो ऑल्सो इन दी सॉल्टी वाटर कंटेंट में भी दे कैन ग्रो वेरी इजीली एंड कैन टॉलरेट दी फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर को भी वो टॉलरेट कर सकते हैं. सो इसका आंसर है टाइगर श्रिम्प. टाइगर श्रिम्प जो होता है सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर जाता है. ठीक है. Then moving on to question number 23, it says curing temperature of potatoes. So curing basically हमने curing किस में पढ़ा है? टोबैको में, है ना. टोबैको में किया जाता है so as to get a better aroma, better texture, better flavor को ऑब्टेन करने के लिए हम टोबैको जो प्लांट होता है उसमें जो उसकी जो लीव्स होती है उनमें क्योरिंग करते हैं. उसमें बेसिकली हम उसे हीट करते हैं, और उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइक फ्लू क्योरिंग एंड सन ड्राइंग, ऐसे टाइप्स होते हैं. उसमें हम टोबैको की क्योरिंग करते हैं. द सेम वे पोटैटो में भी क्योरिंग होती है. ठीक है. पोटैटो में क्योरिंग क्यों करते हैं? so as to store them for longer time. so इसमें क्या करते हैं? this potato is kept at 20 to 21 degree Celsius temperature with high relative humidity में इसको 2-3 दिन तक रखते हैं. so as to इसमें जो भी
एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो भी उसमें वोन्ड्स हो गए हैं इसमें पोटैटो में, तो वो फिल अप हो जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो कवर कर लेती हैं उसे, एंड देयरफॉर वो जो वोन्ड्स होते हैं वो फिल अप हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी जो कीपिंग टाइम होता है पोटैटो का वो बढ़ जाता है, ठीक है। So it's basically done to store them for longer period. Then question number 24, it says cricket ball and kali patti are the varieties of which crop? So कुछ important varieties as I told you कि important crops की आपको याद रखनी है, ठीक है। So cricket ball and kali patti are the important crop varieties of sapota, ठीक है। इससे आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं क्रिकेट बॉल। इफ यू हैव सीन सपोटा से गोल होता है एंड ब्राउन कलर का होता है ना, सो क्रिकेट बॉल के शेप में ही होता है, इट इज इन द शेप ऑफ राउंड शेप में होता है, इन द शेप ऑफ क्रिकेट बॉल। सो उस हिसाब से यू कैन लर्न इट। देन क्वेश्चन नंबर 25, इट सेज इट प्रिवेंट्स इरोजन इन हिल्स, to prevent the erosion in hills dash is done. So hilly areas में, hilly areas हैं, we know कि वहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इस स्लोप में इरोजन प्रिवेंट करने के लिए, इरोजन में क्या होता है, जो बेसिकली रन ऑफ वाटर आता है, तो उसकी वजह से यहाँ कटिंग हो जाती है ना, कटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से, इरोजन की वजह से जो हमारी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो इरोड हो जाती है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट डू, वी गो फॉर कॉन्टूर बंडिंग। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कॉन्टूर बंडिंग मतलब ये जो स्लोप है इसके अक्रॉस हम बंडिंग कर देते हैं, तो यहाँ से जो भी वाटर आएगा, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाएगा, इनफिल्ट्रेट होगा, एंड देन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है वाटर का तभी ये नीचे जाएगा, वरना ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। Then moving on to question number 26, it says golden rice is rich in. So this was very easy question. Golden rice, basically biofortification, if you have heard, biofortification. So क्या होता है, जो सी इंडिया इज सफिशिएंट इन फूड, ठीक है, इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल है फॉर एवरीवन टू फीड, वो अलग बात है, इट इज़ नॉट अवेलेबल, बट वी आर फूड सिक्योर कंट्री, है ना, इतना फूड है हमारे पास टू फीड एवरी माउथ। बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि लोग मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ फूड तो अवेलेबल है बट उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है। सो उसी की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया था बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें क्या करते हैं, जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं। सो गोल्डन राइस भी इसीलिए बनाया गया था, बायोफोर्टिफिकेशन के ही प्रोसेस से। इसमें जीन मॉडिफाई करके इसको इसमें विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दी थी, ठीक है। सो गोल्डन राइस में विटामिन ए रिच होता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 27, इट सेज आम्रपाली इज अ क्रॉस। आम्रपाली, यू मस्ट बी नोइंग, इज अ फेमस वेराइटी ऑफ मैंगो, ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर HTP, दैट इज हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है, आम्रपाली को। सो आम्रपाली किसका क्रॉस है? इट्स बेसिकली अ क्रॉस ऑफ दशहरी एंड नीलम। दशहरी एंड नीलम से बनता है आम्रपाली, ओके। एंड नीलम एंड दशहरी, ये पर लिख देती हूँ, नीलम एंड दशहरी का क्रॉस फॉर्म्स मल्लिका। सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो DNA करके, ठीक है। दशहरी इंटू नीलम फॉर्म्स आम्रपाली एंड NDM,
Neelam into Desheri forms Mallika. Then question number 28, it says, it is the practice of forestry in areas devoid of tree growth and other vegetation situated in places away from the conventional forest areas with the object of increasing area under tree growth. So इसमें क्या बोला गया है? It is a form of forestry practice जिसमें कि हम फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए, और यू कैन से कि ट्री एरिया जो है उसको इंक्रीज करने के लिए ऐसे प्लेसेस में हम ट्रीज ग्रो करते हैं जहां पर कि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, लाइक यू कैन से रोड साइड में, ठीक है, रोड साइड में या फार्म के जो साइड वाले, फार्म के कॉर्नर्स में, यू कैन से फार्म साइड में या रोड साइड में, या फिर जो वेस्ट एरिया है, वेस्टलैंड एरिया है, वहां पर हम ट्रीज ग्रो करते हैं. सो इस टाइप को की प्रैक्टिस को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. मतलब कि जो फॉरेस्ट का अपना कवर एरिया था उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, उसके बियॉन्ड जाकर हमने दूसरी जगह पर भी ट्री कवर एरिया बढ़ा दिया है. सो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. Then question number 29, pasteurization is done in milk. So I had already discussed this कि pasteurization process की जाती है जिसमें कि हम basically जो पैथोजेनिक, हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको हम किल करते हैं. ठीक है, सो इसमें ये बेसिकली होती है 3 टाइप की. HT, ST, हाई टेम्परेचर फॉर short time, then low temperature for lesser time, and third one is ultra high temperature. ठीक है, सो 3 टाइप की ये होती है. इन प्रोसेसेस से हम पास्चराइजेशन करते हैं. Then question number 30, the movement of plant towards sunlight is known as. So जो प्लांट की मूवमेंट होती है, मतलब कि सन जहाँ पर भी उसको सनलाइट जहाँ से भी वो डिटेक्ट कर पाएगा उसी की साइड उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? दैट इज फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट. फोटोसिंथेसिस वी ऑलरेडी नो, द फूड मेकिंग प्रोसेस बाय द प्लांट. देन वी हैव फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन इज C2 साइकिल भी कहते हैं इसे, फोटो रेस्पिरेशन को. ये बेसिकली C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट्स में इट इज अवॉइडेड, क्योंकि लाइक C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वो होता है ऑक्सीजन होती है. ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? जब ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, एंड उसकी वजह से जो प्लांट है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और CO2 रिलीज करता है, ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देन वी हैव फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक प्लांट को चाहिए होता है फॉर फ्लावरिंग पर्पस. तो फ्लावरिंग के लिए कितना फोटो पीरियोडिज्म चाहिए का ड्यूरेशन चाहिए होता है सनलाइट का, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म. इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स. देन फोटो फॉस्फोराइलेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ATP की फॉर्मेशन को ही फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. ठीक है, so that's it students. आज के सेशन में only 30 questions are discussed. नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो आगे की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, उसके लिए नया वीडियो अपलोड हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू एसेस योर परफॉर्मेंस, कितना आपने अभी तक प्रिपेयर कर लिया है, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं. ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे. If you like the video, please do like. Then if you have not subscribed it yet, do subscribe, and thank you and keep learning. Oh.